नमस्कार रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है? हाँ सर, पढ़ाई भी चल रही है, मौज भी चल रही है। अपन शुरुआत कर रहे हैं 12वीं के चैप्टर की, 12th के चैप्टर की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। किससे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। मैंने पहले बोला था 11 जब अपन खत्म कर चुके हैं तो अपन पूरे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के अपन 60 to 65% कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। उनका आना, उनकी थ्योरी क्लियर होना अपने लिए कंपलसरी है। हालांकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैं क्यों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले चैप्टर लेता हूं, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैं नहीं ले सकता था, यार मैं स्टैटिक्स में मैंने इसका पूरा रीजन होगा तो करीब आपका जितने काफी दिनों तक, करीबन ये मान के चलें 20 लेक्चर तक आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा 11th का रोल नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा पर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बोल क्लियर है? इस दौरान आपको अपने 11th के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेने हैं ताकि आने वाले चैप्टर्स में अपने को कोई तकलीफ ना हो। और तो मैं बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ के रखना है। क्या मिल गया एकदम? अरे हां सर, जब भी जाने वाला हो उससे पहले बता दूंगा ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, आगे आने वाला है। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। तो हम शुरुआत करते हैं 12th की। 12th थोड़ा सा इमेजिनेशन ज्यादा है। अगर 12th की बात करें तो एक ऑप्टिक्स सेक्शन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक 1 इलेक्ट्रिक 2 करंट कैपेसिटर मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारे चैप्टर उसके हिस्से होंगे। ओहो, एक होगा मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा होगा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो डिफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो एक बार। फोटो डिफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स रेज, रेडिएशन, कोलिजन, मास डिफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, एक्स रेज, ये सब आता है। ओहो, और आपका छोटा सा एक क्वेश्चन आता है जिसमें सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। ओके सर, उसमें जो आपके कोर्स है वो मैं आपको पढ़ाऊं। वास्तविक में बताऊं तो 12th के सिलेबस खत्म करने में उतनी धीरे रफ्तार में कम समय लगता है जितना अपने 11th में कम का। उससे करीब मान को चलो 20% कम समय लगता है और 30 रफ्तार से पढ़ेंगे वैसे ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैं पहले से बताया वैसे करोगे तो जोरदार होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 10 बार कह चुका हूं ये फिजिक्स प्रेम करना है तो कॉन्सेप्ट से प्रेम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपने 11th का रिवीजन रोज करना चालू कर दो। हां सर, बिल्कुल चालू कर देंगे। जो आपको सिखाया था, जो आपने नोट्स बनाने रिवाइज करिए, फटाफट रिवाइज करिए और कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। क्या मिल गया है? अरे सोच लो। हां सर, भाई काम कर रहे हैं, मैं आगे तो बाकी और भी बहुत सारे ज्ञान मेरे पास है, फिर बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस और ये वो देखते आ रहो, बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं। अभी बिना टाइम खराब करे अपन वीडियो चालू करते हैं। इसकी बेसिक जो शुरुआती कहानी है वो मैं आपको वेव्स सिस्टम में एक बार पहले सुना चुका हूं, हीट में सुना चुका हूं। इसे थोड़ी रफ्तार में वो बात बताऊंगा, जिसने वो पढ़ा है उसको भी टेलीकास्ट लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर पूरी चैप्टर ओपन करेंगे। ओके सर, असलियत में ऑप्टिक्स एक चैप्टर है जिसके दो चैप्टर हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो भाई, बारे भाई आओ, कहानी पुरानी से रिपीट होगी, इसमें थोड़ी सी तेज होगी, ध्यान से सुनो। याद करो वेव्स के हिस्से बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद करो, चीज बताई थी नॉन मैकेनिकल वेव्स। अरे हाँ सर, नॉन मैकेनिकल वेव्स याद है? मैकेनिकल वेव्स हुआ करती थी, नॉन मैकेनिकल वेव्स हुआ करती थी। नॉन मैकेनिकल वेव वो होती थी, रिपीट कर रहा हूं, देखो बात सुनते चलो। वेव में आपके दो हिस्से आते थे, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल वेव वो जिसको मीडियम की जरूरत है। वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव याद कर, क्या साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग क्या आपने पूरे चैप्टर पढ़े हैं 11th में? हाँ सर, बेसिक बातें मैं कर रहा हूं, जो अपन पढ़ चुके हैं। तुमने सुना होगा, नहीं भी पढ़ा, भी बेसिक नहीं पढ़ी है तब भी आपने लेक्चर छूट गया था आपका, तब भी आपको बेसिक बात तो आती होगी। और हां सर, तो मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव वो जिसको मीडियम की जरूरत हो, नॉन मैकेनिकल वेव वो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं हो। वेव क्या होती है? जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इसका बेसिक फार्मूला याद करो सब लोग, क्या ये अपना लैम्डा, क्या v = f लैम्डा, याद है कि भूल गए हो? और हां सर, v = f लैम्डा, बिल्कुल सही कर रहा है सर। V क्या है? एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार। याद करो वेव के दो हिस्से और होते हैं, कौन कौन से? वेव्स के दो क्लासिफिकेशन और होते थे, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वापस वही रिपीट, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। रिवाइज करा रहा हूं, बहुत बेसिक 11th का। लॉन्गिट्यूडनल वो जिसमें पार्टिकल का मोशन और वेव मोशन सेम डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वो जिसमें वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर। हां सर, तो मैकेनिकल साउंड कैसा एग्जांपल है? साउंड एग्जांपल है मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल। वेव ऑन स्ट्रिंग चलाई थी वो थी मैकेनिकल, कैसा एग्जांपल? ट्रांसवर्स। और हां सर, हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी चर्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओह, दोनों शायद अभी आप नहीं जानते, पर नाम तो सुना होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और वेव ऐसे चलती आगे। और हां सर, ये तो दिखाई दे रहा है, समझो ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और हां सर ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या आप बिल्कुल है? हां सर बिल्कुल है, और वेव ऐसे चलती है तो जनरली अपनी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, सूरज से आने वाली रोशनी यही है। और हां सर, तो याद करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थी? ये बात हीट में भी सुनी थी जब रेडिएशन पड़ा था, और हां वेव में भी सुनी थी। और हां, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। और हां सर, बेसिकली हम इस सेगमेंट में पूछने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। ओह माय गॉड, बात तो सर आप सही कह रहे हो, सब रीजन आगे बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ओह, मैं एक लेक्चर बाद पूरी कहानी अच्छी होना चालू हुई, एक लेक्चर बहुत नॉर्मल सीख लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ओहो, और ट्रांसवर्स वेव होती है भाई, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को याद करो, इसका एक स्पेक्ट्रम हुआ करता था जिसमें सबकी वेलोसिटी सेम होती थी पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग-अलग होती थी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। और हां, या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, एक्स रे, गामा, याद नहीं भूल गए? और हां, उनके यूज और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उनके नाम रख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को के यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें एक कंपोनेंट फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वेव उनके परपेंडिकुलर चलती है दोनों के। ओह, इसकी डिटेल स्टडी वो आगे पढ़ी जाएगी 12वीं में और आगे जाकर, अब इतना ही। अच्छा सर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, उनको अलग-अलग नाम के हिसाब से दिया जाता है, उनके यूज के हिसाब से। ओह माय गॉड सर, बात तो आपकी समझ आई सर। रिलेट कर रहा हूं, थोड़ा पढ़ चुके और जो पढ़ने वाले और रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? लो भाई हो गया। और टाइम ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द सेम स्पीड, जिसे हम क्या बोलते हैं? c, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताओ, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत तेज। हाँ सर, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, ये बात समझ आई, बहुत सिंपल सी बात है।
अच्छा भाई, समझ आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, जो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने अलग-अलग यूज करे हैं और अलग-अलग यूज करके उनका अलग नाम दिया है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अरे हां सर, ये मैं पहले ही आ चुका है। अरे हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। बेसिकली एक बार में डिफरेंस करता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। अगर वैक्यूम में बात करें तो सबका क्या सेम है, स्पीड ऑफ लाइट सी। ओहो, ये जो भी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, इनमें सभी जो वेव्स हैं, इनका क्या सेम है, सेम स्पीड इन वैक्यूम, सेम स्पीड इन वैक्यूम। ओहो, दैट इज सी 10 टू द पावर 8। पर इन सबका यूज कैसे, रेडियो वेव, रेडियो का नाम ही बताया, या फिर ट्रांसमिशन हो रहा है, एफएम सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, रेडियो वेव और बहुत ट्रांसमिशन के यूज में आती है रेडियो वेव। ओहो, उसका देखो जो वेवलेंथ है, ओहो, 10 टू द पावर -3 से पीछे की तरफ। ओके सर, अब मैं सोच लो, ऐसे देखो वेवलेंथ है, ऐसे देखो, ओहो, ये देखो इधर अपन चले 2.5 × 10⁻5। ये क्या चल रही है, वेवलेंथ इन मीटर 10 टू द पावर -3 से 2.5 × 10⁻5। ओहो, यानी कि वेवलेंथ घट रही है। हां सर, तो रेडियो की बात हो ना, माइक्रोवेव और वेवलेंथ घट गई, यानी कि इधर इनफाइनाइट से लेकर 10 टू द पावर -3 तक की जो वेवलेंथ थी, उनको सबको रेडियो वेव बोला। 10 टू द पावर -3 से ये कोई आपको जो रेंज है याद नहीं करनी, माइक्रोवेव आपको समझ में आता है, जब खाने गरम करने वाली चीजें, ये चीजें, वो चीजें, क्या मेरी बात नहीं है? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हां सर, बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई। अच्छा, ये रेंज नहीं याद करनी, अपने ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक भाई, समझ गया, समझ गया, समझ गया। क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? आगे चलो, रेडियो की बात कौन आया, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की बात कौन आया, इंफ्रारेड, रिमोट चलते टक टक टक, ये बातें पहले दिखा चुका हूं, ये सुनिए तो सुनो। इंफ्रारेड कौन सी, और जैसे टीवी रिमोट लगा रहे हैं, वो दिखती तो नहीं है, पर कुछ तो होता है, सिग्नल दो इंफ्रारेड। आपने देखो टेंपरेचर या इंफ्रारेड चार्ट, ओहो 2.5 × 10⁻5, 7.8 × 10⁻7, देखो बढ़ती जा रही है, ये रेंज। तो भाई रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ओहो, कौन सा रीजन आता है देखा तो। विजिबल रीजन, यही काम का है हमारे, तो सही बताओ तो अभी। अच्छा, इसमें याद करो तो ऐसे होते हैं, उल्टा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे चल रहे तो ऐसे आएगा। अच्छा, तुमने सुना होगा 7800 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में तो ऐसे लिखना इसको, ये थोड़ा याद है, पुरानी है। 7800 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट होती है, लाइट जिसमें 7 कलर होते हैं जो ऐसे चलते हैं प्योर। और अभी वो आ जाएगा, टेंशन मत लो, तो एक साथ आएंगे सारे, तो एक साथ उतार ले। अच्छा, 7 कलर होते हैं पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यही वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। सही बताऊं तो व्हाट इज लाइट, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस, व्हिच इज विजिबल टू अस। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं लाइट या फिर विजिबल रीजन। इसकी वेवलेंथ लाइट होती है 7800 से 3600 के बीच में, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। दूसरी बात अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें 7 कलर होते हैं प्योर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, ओके। सबसे कम किसकी, वायलेट की। फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा, क्यों, ध्यान से देखो, v = f का फॉर्मूला होता है ना, सबका अगर v सेम है तो लैम्डा घटेगा तो f बढ़ेगा, तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इधर जा रहे हो तो लैम्डा घटेगा और f बढ़ेगा। ओह, तो लाइट और चर्चा होगी, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लाइट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लाइट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। उसके बाद कौन सी, अल्ट्रावायलेट, या अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूरज से, जिनको रोकने के लिए हमारे पास लेयर है, वरना हमें बहुत नुकसान होगा। और हां सर, ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, और हां सर ये वो वाली, ओहो, ये भी हमें दिखाई नहीं देती, दिखाई बस वो देती। सही बताऊं, जैसे आप इधर की तरफ जाते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, रेस खतरनाक होती है। जैसे जो रेडियो वेव्स हैं, इनको हम क्यों यूज लेते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, ये कम ताकतवर है लाइट से भी, लाइट तो हमें फायदा पहुंचाती है। इंफ्रारेड भी इसे यूज करता है न्यूज़ वगैरह में, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। पर जैसे आप लाइट से राइट की तरफ जाओगे, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि हमको यूज लेते हैं, जैसे आगे आएगा एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आएगा, एक्स-रेज। इसलिए कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्स-रे नहीं कराना चाहिए, हम काम ले लेते हैं, हमें ड्यू की फोटो अगर लेनी है, हमारी बोन्स की फोटो अगर लेनी है, हमारे काम आता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है गामा रेज। ओहो, गामा रे, ध्यान से समझो, गामा रे के गामा रेडिएशन सुने होंगे, कैंसर वैंसर जिनको हो जाता है उनको लगाए जाते हैं, उनकी काफी बाल बहुत सी नुकसान होता है, पर इलाज करना हो तो करना पड़ता है, तो हम अलग चीजों में यूज में लेते हैं। एक बात और भी बहुत यूज है, हीट वेव्स, ये वेव्स, ठीक है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, तो मैं से एक और पूरा डायग्राम देखो तो ये देखो, ओहो, समझ आया क्या, ये ओवरऑल डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डिक्रीज। देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, याद रखेगा, देखो डायग्राम बताया, वेवलेंथ घट रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सोचो सिर्फ इसका इतना सा रीजन है जो विजिबल है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। चैप्टर चालू नहीं हुआ, लिंक कर रहा हूं, फील कर रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अरे हां ना तो बोलो, जिसने की शर्म उसकी आय नंबर कम। हां सर, हां सर, फिर से कहता हूं, क्या ठीक है, वेव्स क्या होती हैं, फील कराता हूं थोड़ा सा, जो बेसिक बात, जो बेसिक से फील कराकर जब लगे उसे धीरे-धीरे सुने। वेव क्या होती है सर, जो एनर्जी कैरी करती है सर, ऐसे फिलाइज वेव्स क्या होती है सर, एनर्जी कैरी करती है सर, उसका बेसिक फॉर्मूला E = F लैम्डा होता है सर, V सर एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार है, F सर फ्रीक्वेंसी होती है सर, लैम्डा सर वेवलेंथ होती है सर। वेवलेंथ बेसिकली क्या है, जो एक टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी दूरी ट्रैवल कर ले। हां सर, ये हमें समझ में आता है सर। वेव्स में सर, वेव्स को सर दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है सर, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल होती है सर जिनके लिए एनर्जी को चलने के लिए, जिनके लिए एनर्जी को चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जैसे कि साउंड को एयर, वेव और स्ट्रिंग, यस और नो, सॉलिड में चलने वाली, लिक्विड में चलने वाली वेव, जिनमें एनर्जी की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, चलो भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो विजिबल रीजन वो है जो हमें दिखाई देता है, अपन रिवाइज कर रहे थे कि भाई = F लैम्डा, ये वो वेव अपनी कहानी ध्यान से अच्छे से। तो अपन वेव के दो से मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वो होती पड़ती है, वो जो पड़ती है, नॉन मैकेनिकल होती पड़ती है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अलग-अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग-अलग यूजेस के हिसाब से उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के हिसाब से उनके नाम अलग-अलग हैं। और उस छोटे इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का सुनना, फिर से कहानी कैसे, फिर से सुनना ध्यान से अच्छे से। कहानी कैसे, कहानी है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आए कहां पर, वेव्स का वो हिस्सा जिसमें सर ट्रांसवर्स प्लस नॉन मैकेनिकल। अरे हाँ, ये कहलाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अरे हाँ सर, जो आपको दिख रहा है उसका वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है, वह कहलाता है लाइट। ओ वह कहलाता है लाइट। लाइट की बेसिक डेफिनेशन बोल तो कैसे बोल सकते हैं, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। डेफिनेशन से चलें तो लाइट को क्या लिखेंगे, लाइट की
वेव स्पेक्ट्रम। अरे हाँ ना बोलो भाई, विच इज visible to us, which is visible to us, yes or no, which is light it is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जो एनर्जी लाती है, एनर्जी वाला चलन, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, वो भी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक वेव, उसका भी वो वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट। क्या कहते हैं, लाइट। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर। सो इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। ठीक सर, क्लियर हो गया सर एकदम ठीक। अच्छा, व्हाट इज ऑप्टिक्स, ये समझ आ गया बिल्कुल। हाँ सर, ये वाला सब दिखाई देता है, ये वजह से कलर है 360 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम लिख लो या वो लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, ये समझते हैं। कलर विव योर, बिल्कुल सही। Oh, so light is that part of the electromagnetic spectrum which is visible to us. Okay, now what is optics? Optics is basically study of light. Optics में क्या पढ़ना चाहिए, किसकी स्टडी, लाइट की। ऑप्टिक्स जिसके समझ में ऑप्टिक्स में मेरे को समझते हो ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स की बेसिक स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मैं जिसे कहानी सुनाया था वो लाइट की डेफिनेशन के लिए थी। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लियर है सर, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। और हाँ, बात सही है सर। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। अच्छा, अब इसके ऑप्टिक्स के दो हिस्से होते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसको दो चैप्टर में क्यों तोड़ा गया, अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर जो दो मेजर चैप्टर में तोड़ा गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी दो मेजर सेक्शन में तोड़ा गया, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन में। बट अपन पहले समझते हैं कि मेजर दो चैप्टर तोड़े गए, उनमें एक मेजर डिफरेंस था, इसलिए कहानी को अलग अलग तरीके से तोड़ा गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अच्छा भाई, जैसे मान लो कि अगर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो लाइट की बात करें, जरूरी क्या होगी, 3600 एंगस्ट्रॉम से, 3800 एंगस्ट्रॉम से, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, अंदाजन कई दामों इसको 4000 से 8000 लिख लेते हैं, वो चलेगा इतना, ठीक है। क्या ये वैल्यू 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम बहुत बड़ा है कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। ओहो, मान लो कि लाइट पास कराते छेद से, लाइट से छेद पास कराते, तो छेद है, उनके डायमेंशन बहुत बड़े बड़ी होते हैं। तो आप 1 सेंटीमीटर डायमीटर छेद हो, 2 सेंटीमीटर डायमीटर छेद हो, बहुत बड़ा है। 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज वेरी ग्रेटर देन व्हाट, दिस एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम से। अगर एक नॉर्मल प्रोसीजर तुमने देखा, उसके बारे में बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ध्यान से मान लीजिए छेद कर दो और लाइट इधर गिराओ, ऐसे पीछे ले रहा है, इतनी बार ऐसे मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसमें छेद कर दिया अच्छा खासा मोटा, और उससे लाइट पास कराई, लाइट गिरी, तो अगर आपको उस छेद के रोशनी बिल्कुल सीधे क्या एक ब्राइट पैच नजर आएगा। हाँ सर आएगा, देखो ऐसे ये है रोशनी डाली, क्या अपने को बढ़िया पूरी रोशनी गुजरी, क्या अपने को यहाँ पर एक बढ़िया शानदार ब्राइट पैच नजर आया ऐसा। अरे हाँ, लाइट बिहेव्स लाइक दैट, मतलब लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यही हम पढ़ते हुए आए, ऐसा हमने देखा है, ऐसा होता भी है। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर। तो पता है, हाल हो सकता है आपने कभी कम देखा हो। सुनना, मान लो लाइट को ऐसे छेद से पास करा, ऐसे छेद, बहुत छोटे छेद, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी डायमेंशन, वेवलेंथ ऑफ लाइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं अभी, हालांकि चैप्टर वाइज अपने को और फील आएगी, पर ये वाली जो चीज बता रहा हूं, तुमने हो सकता है कभी ना देखी हो, ऐसा होता है। अगर नॉर्मल छेद से लाइट पास कराएं तो छेद के करस्पॉन्डिंग लाइट बिल्कुल सीधी चलती है। ये फिनोमेना ऑफ लाइट हमें क्या बताता है कि भाई लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। पर लाइट का फिनोमेना बदल जाता है अगर लाइट को ऐसे छेद से पास कराया जाए जिनकी डायमेंशन बराबर टू विजिबल लाइट, मतलब सोचो एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ओहो, 5000 एंगस्ट्रॉम का छेद है डायमीटर का, ओहो, तो लाइट बिहेव अलग तरीके से। इतने छोटे छेद नॉर्मल लाइट में देखे नहीं, इंपैक्ट आपने देखे होंगे। जब एक्सपेरिमेंटल लेंस में कहा जाता है तो अलग नजर आता है, तब लाइट ऐसा समझो कि वेवलेंथ के बराबर का छेद, तो ना लाइट ऐसा नहीं हो कि ऐसा समझो मैं मेरी साइज मान लीजिए कि मेरी मोटा पे कोई बात नहीं होगी, कितना हो जाएगा देखो सर, मान लो मेरे से 4 साइज का छेद है, तो मैं दौड़ निकल सकता हूं बिना टकराए। पर सोचो कि बिल्कुल मेरी साइज का छेद हो, तो अगर दौड़ तेज निकलूंगा तो क्या होगा, टकराए घूम जाऊं। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है लाइट के साथ। ऐसा इमेजिन लो, देखा किसी ने नहीं है ऐसे, पर ये फील करने वाली बात। तो लाइट भूल जाती अगर छेद के डायमेंशन कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तो लाइट बिहेव्स इन डिफरेंट वे, लाइट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे व्हेन इट पासेस थ्रू द डायमेंशन ऑफ दिस थिंग। सही बात, कुछ ऐसा जाता है, यहाँ पे भी स्पॉट नजर आएगा, यहाँ पे भी नजर आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ 3-4 स्पॉट वाइट नजर आने लग जाता है एक ही छेद से, पांच डायरेक्शन के नाम से जानोगे तो। ओहो, और नॉर्मल लाइफ में क्या ये इसी तरह की कहानी होंगी जब तो सीधी चलेंगी। और हाँ, पर दूसरा सेकंड वाली बात मैंने देखी, बहुत सारे फिनोमेना बारिश आ जाती है। हाँ सर, अगर इसमें सोचो अपने गाड़ी वाली ऑयल लीक हो जाए, तो उसमें सोचो अगर तो बल्ब दिखने लगती है। और हाँ, ये ऐसे फिनोमेना आएंगे इसमें इंटरफेरेंस को लेकर। ये लाइट का एक अलग कहानी। सही बताऊं, जब लाइट ऐसी चीजों से एनकाउंटर करे जो कि 99% लाइफ में हमारे आती है, उस लाइट के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं किस में, तो सही बताऊं, जब लाइट ऐसी चीजों से एनकाउंटर करे जो कि 99% लाइफ में हमारे आती है, उस लाइट के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं इसमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये कहानी किसकी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओहो, और ये कहानी किसकी है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर होता है, ज्योमेट्रिक कंपैरिजन पर होता है, आप रिसर्च करने को पता नहीं क्या हम ज्यादा बेसिक्स करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए वेव आनी चाहिए। और हां सर, वेव आ गई, जैसे साउंड वेव पढ़ा था ना, आधे से ज्यादा साउंड वेव ऑप्टिक्स जैसा होता है, कैसे बोल सकते हो, आधे से ज्यादा वेव ऑप्टिक्स साउंड वेव जैसा होता है। ओह, तो जब वेव साउंड वेव साउंड वेव हो गया वो, अच्छा तो समझो लाइट क्या होती है मैं जानता हूं, ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, पर लाइट की फिनोमेना बिहेवियर अलग अलग होता है अगर उसे ऐसे डायमेंशन से पास कराया जाए जिनकी डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफी ज्यादा हो, जो कि नॉर्मल लाइट में हमेशा होते हैं। नॉर्मल लाइट में हमेशा होते हैं, 1 सेंटीमीटर का मिरर भी बहुत बड़ा है, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। इसे नॉर्मल लाइट में वो दिखाई देता है, पर हम एक्सपेरिमेंट करें, कुछ और डीप डाइव करें जो नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता, तो फिर लाइट बिहेव्स इन डिफरेंट वे। दैट बिहेवियर वी विल स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स, और वो बिहेवियर तब आता है जब लाइट
ऐसी चीजों से पास करती है जिनके डायमेंशन कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि ऑप्टिक्स पढ़ाई के दो हिस्से हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एंड ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, एंड लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव क्या होती है वो कहानी, वेव का मैकेनिक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स, उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका दिखने वाला हिस्सा लाइट होती है, उसकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके दो चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। नॉर्मल लाइफ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिखेगी, एक्सपेरिमेंटल लाइफ में वेव ऑप्टिक्स को डील करेंगे। और हां सर, फील आ रही है चैप्टर कैसे चालू होगा, कहानी समझ में आनी चाहिए। अरे यस और नो? हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलिए क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा लग रहा है सर, आगे बढ़ाऊं? अरे सोच लो। बचाओ सर, बिल्कुल बचाओ, क्यों बोलो सर, बढ़ते रहो सर, बढ़ते रहो, चलते रहो, देखते रहो। लाइट वेव्स डिफरेंट वेव्स, लाइट वेव्स लाइक रेट, ठीक समझ आ गया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के दो से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कैसे अलग होते हैं, बोलो समझ में आ रहा है? नॉर्मल लाइट समझ लो और एक्सपेरिमेंटल लाइट समझ लो। और हां, अब अपन धीरे-धीरे घुसेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट, लाइट होगी। क्लियर है? उसके दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओहो, ठीक, ये बात समझ में ओहो, ये समझ में आ गया। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के स्टडी ऑफ द बिहेवियर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया। इसके दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। कौन सा क्या होता है अब ये भी बताया आपको, बिल्कुल क्लियर। तो अब हमारे चैप्टर की हेडिंग है कौन सी? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। फिर से भी बेसिक ही कहानी चलेगी। अच्छा, यहां तक समझ में आया, अब हेडिंग डाल पाए ताकि हमें फील आए। ठीक भाई, अच्छे समझ आया, बहुत बढ़िया। लो भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक भाई, हमें बहुत नॉर्मल सी बात है, हम समझते हैं कि हम किसी भी चीज को, जैसे मतलब अपन पढ़ने से पहले समझना चाहिए कि हम हमारे पास ना भगवान ने अलग-अलग सेंसेस दिए हैं, जिससे हम अलग चीजों को सेंस कर पाते हैं। जैसे सोचो, सबसे पहली आंख, इसी की बेसिकली बात करनी होगी अपने, प्रॉपर आंख जैसे लाइट गिरती है, ये सब चीजों को सेंस नहीं कर पाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो स्पेक्ट्रम जो दिखाई देता है, उसको सेंस कर पाती है और उसकी इमेजेस हमारी बनाती है। तो ये सेंसर है व्हिच कैन एनालाइज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका भी वो सेंसर विजिबल है। कान, साउंड वेव मीडियम के साथ आता है, ईयर ड्रम पे गिरता है। ओह, दिमाग कहता है इसने अपने को अच्छा बोला, इसने अपने को प्यार से बोला, इसने अपने से लड़ाई करी, वो सेंसेशन अलग है। ओह, साउंड वेव को सेंस करता है, ये टाइप का सेंसर। नोज, स्मेल, अरे हां, फिर से मीडियम की रिक्वायरमेंट, अपन सेंसर यूज। हां, ये अलग सेंसर, ये अलग सेंसर, ये अलग सेंसर। जीभ बहुत शानदार है, जीभ से बहुत सारे काम होते हैं। लड़ाई जीभ की, ये खाने में पसंद है, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, पापा मैं ये नहीं खाऊंगा, पापा मुझे ये दिलाओ, मम्मी ये नहीं खाऊंगा। तो खाने की मम्मी से लगता नहीं, बताओ कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताना जो मम्मी देती है वो सब खा लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं बताओ भाई, कितने लोग ऐसे चाहे कुछ? ओहो, तुम्हारा तो जीवन ही खराब है। मम्मी से अपने मन की चीज बनवाना कंपल्शन है। अरे है कि नहीं? ये तो याद आएगा बाद में कि हाँ भाई मम्मी ने बनाया, खाते खाते मम्मी से ये नहीं खाते हो तुम, ये नहीं खाते हो तुम, सारी चीजें खानी चाहिए। मैं तो बहुत खाता ना, मतलब जगह छोड़ हो गया। अच्छा दूसरा, अब स्किन, कोई गरम का एहसास, स्किन कांटा चुभ जाए तो एहसास दर्द का, ये कौन है? स्किन सेंसेशन। तो अलग सेंसर से भगवान ने दिया हमको, इसकी वजह से शायद हम जिंदा हैं, हम सोच पा रहे हैं, हमारी शक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं। सो नॉट गोइंग डीप इनटू हमारा कौन सा सेंसेशन है, जो सेंसेशन है जो लाइट से हमें रूबरू कराता है? आंख। कौन? आंख। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आई वो सेंसेशन है जो हमें लाइट से रूबरू कराता है। तो हाउ वी परसीव ये चीज है, बट हु विल एनालाइज और सेंस लाइट इज बेसिकली आई। अरे हां सर, आंख है, बिल्कुल सही। क्या बता रहा हूं, कॉमन सेंस की बातें बिल्कुल कॉमनली बता रहा हूं, इसलिए क्या लेक्चर बहुत सिंपल और इजी है, मैंने लेक्चर बहुत नॉर्मल चलेंगे। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब क्या करें? चलो भाई, हमें दिखाई कैसे देता है? मैंने आपको पहले भी बोला था, बल्ब मान लीजिए, क्या बल्ब से रोशनी सभी तरफ निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भले ऐसे 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 आती है, पर इसको बार-बार ऐसे बनाने के बजाय इसको रे की फॉर्मेट में बना लेते हैं। एरो शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर एक बल्ब है, उससे रोशनी सब तरफ फैलाई, तो हमें आंख में जब वो गिरी तो हमें जो एनर्जी गिरी, उसने बताया कि बल्ब वहां जल रहा है। हां सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो कोई भी बल्ब मान लीजिए जो सिर्फ ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जो खुद रोशनी छोड़ता है, बल्ब खुद रोशनी छोड़ता है, उससे जो रोशनी निकलती है वो अगर अपनी आंखों पे गिरे ऐसे, ये अपनी आंखें, तो हमें बल्ब की प्रेजेंस फील होती है कि वहां से एनर्जी आ रही है। तो जहां से एनर्जी आ रही है वहां पे अपने ऑब्जेक्ट नजर आता है। दैट इज हाउ आवर आईज सेंस, दैट इज हाउ आवर आईज सेंस। अरे हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है सर, बिल्कुल सर, फील आ रही है सर, सही लग रहा है। अपन इसको आसानी से रिप्रेजेंट करके रे बना लेते हैं, एरो दिखाते हैं। ठीक, अच्छा, पर हर चीज बात थोड़ी, ये भी मैंने बात कर चुके, फिर भी फटाफट डिवाइस कर लेते हैं। अच्छा, आ जाओ भाई, मान लीजिए कि अपने को ऑब्जेक्ट्स, तो बेसिकली हम दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट जैसे अपना सूरज हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब, कैंडल, ये खुद एनर्जी छोड़ रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस जो खुद नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, वो खुद एनर्जी छोड़ती है। तुम जा, सुन लो, नॉन ल्यूमिनस टेबल, बल्ब, कैंडल, ये खुद एनर्जी छोड़ रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस जो खुद नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, वो खुद एनर्जी छोड़ती है। तो ल्यूमिनस तुम जाते हो, सुन लो, नॉन ल्यूमिनस टेबल, चेयर, दीवार, ये खुद एनर्जी छोड़ती है। तो ये गिरती क्यों है? क्योंकि इन पे रोशनी कैसे गिरती है? अभी तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि एक तो कैमरा लगा है, मेरे पास रोशनी आ रही है, लाइट लगी हुई है आसपास। हां, बहुत सारी, तो मेरे रोशनी गिर रही है, रोशनी इफेक्ट होके कैमरे के अंदर जा रही है। अरे हां, फिर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बैठ हुई मेरे को लुमिनस बनाया गया, वैसे समझो, दूसरे सोर्स की वजह से, लाइट की वजह से। लाइट में गिरी, कुछ कलर ऑब्जर्व हुए, कुछ रिफ्लेक्ट हुए, जो एब्जॉर्ब हुए वो अंदर रह गए, जो रिफ्लेक्ट हुए वो आपको दिखाई दिए। अरे हां सर, जो खुद रोशनी छोड़े वो लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो खुद ना छोड़े वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी कहानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक से बात समझ आ गई? तो अगर मान लो चेयर दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है? मान लो कैसे रोशनी आ रही है, बल्कि रोशनी इस पे गिरती है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, जो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख पे गिरता है, जहां से रोशनी आती हुई लगती है, वो इसमें से क्या होता है? यहाँ पे कुछ जानते हो, फिर बोला हूं, कुछ एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट। अरे हाँ सर, कुछ रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्ट होता है क्या वही जहां से वो आ रही लगती है अपने कौन जाएगी? चेयर, वो मुझे लगी। तो अगर लाइट गिरी तो बाकी सब कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्राउन से रिफ्लेक्ट होगा। और हाँ, तो हमें ब्राउन कलर की चेयर नजर आएगी। ये बातें भी पहले कर चुके हैं, इसलिए बोलते हैं कि गर्मी में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर लगभग सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। इसलिए बोलते हैं कि समर में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे ही हमें चीजें दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे रोशनी टकरा कर अपनी आंखों पे आती है, जो आंखों पे आती है वो अपने को दिखता है और अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपीयर होता है। वो क्लियर? ऐसे क्या मेरी बात समझ
बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। तो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, कुछ एब्जॉर्ब कुछ रिफ्लेक्ट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। ठीक भाई, दिस इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्शन। ये ऑब्जेक्ट, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर। ओके, इसलिए हमें दिखता है। समझ आ गया सर? बिल्कुल बढ़िया। ओ ऐसे मुझे नाम दिख रहा है सूरज की वजह से, ये वो अगर अपन कहीं बाहर बैठे हैं तो देखो नॉर्मल चीज। ठीक, वो जो मैंने बात करी आज। ओ और देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज। ध्यान से, यहाँ से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आप पहले से जानते सुने नहीं। ध्यान से भाई साहब, ये मैं पहले बोल चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं। ध्यान से देखो, किसी भी बॉडी के, ये भी पढ़ने पहले सुनो अच्छे से, यही बताता हूं। तो हाँ देखो, याद कर मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट के दिखने के दो मेजर कारण हैं। एक तो रिफ्लेक्शन, जो अपन ने अभी अभी पढ़ा। हाँ ठीक है। दूसरा याद कर, हीट रेडिएशन में पढ़ा था। क्या बॉडी कई बार टेम्परेचर से, कई बार बच्चों को पूछूं कि अगर तुमने होमवर्क नहीं करा, फिर से सुनाता हूं, अगर तुमने होमवर्क नहीं करा, ध्यान से सुन, अगर तुमने होमवर्क नहीं करा, मैं तुम्हें अमावस्या की रात में काले घने जंगलों में ले गया और वहां पर तूने रेड टी शर्ट पहन रखी है, काली अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, काले घने जंगल है, कहीं से लाइट नहीं आ रही, मेरे को तेरी रेड कलर की टी शर्ट नजर नहीं आएगी। पर क्या रेड हॉट आयरन बार अगर मेरे पास वहां हो, गर्म लोहा लाल नजर आता है, क्या वो रेड कलर नजर आएगा? हाँ, क्योंकि वो खुद के टेम्परेचर की वजह से रेडिएट कर रही है, वो ल्यूमिनस बन गया। क्या बन गया है? ल्यूमिनस, खुद ही एनर्जी छोड़ रहा है विजिबल रीजन में। और हाँ, तो ऐसा भी कभी हो सकता है रेडिएशन। दूसरा कारण क्या हो सकता है? रेडिएशन इन विजिबल रीजन। अरे हाँ, रेड हॉट आयरन बार। अरे हाँ, हालांकि बहुत कम होता है, हमारी जो भी चीजें होती है वो सब पहले वाला केस ही। एक और सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं, फिर पूछ रहा हूं, फटाक से आंसर देना। ये रेड लेजर, रेड कलर की लेजर लाइट देखिए। अरे हाँ, ये पहले ही बोल चुका हूं, ये अपने डिस्कवरी के लिए आता है। तो सिंपल सा रेड लेजर कभी हुई है, ये रेड लेजर, दो बलून है, रेड बलून, ब्लू बलून, दोनों को फुला रख। ओके, रेड बलून, ब्लू बलून, ठीक, दोनों में रेड लेजर लाइट गिराई। बाकी सब जगह अंधेरा है। दो बलून रखे हुए थे, अगर एयर में देखें, मतलब ओपन में देखें तो एक ब्लू कलर का बलून, एक रेड कलर का बलून, दोनों में दो लेजर लाइट गिराई और दोनों रेड कलर की। बताओ कौन, बताओ कौन पहले फूटेगा? ये सवाल अगर आता है पहले से तुम्हें याद आ गया, बहुत बढ़िया बात। तो लॉजिक सोचो फटाफट। छोटी छोटी बातें सब कनेक्टेड है। ये हीट में भी पढ़ाई जा सकती है, वेव्स में पढ़ाई जा सकती है, यहाँ भी पढ़ाई जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ाई जा सकती है। ये कनेक्टेड है सब। मैं आपको पहले भी बोला था, सब चैप्टर ढंग से कनेक्टेड है। धीरे धीरे सबको अलग अलग पढ़ो, पर फिजिक्स एक ही है भाई। धीरे धीरे वो एक की फीलिंग आनी चाहिए आपको। अच्छा, चैप्टर में तो हमने तोड़ा है ताकि हम उसे समझ पाए, नेचर में तो वो एक ही है। अच्छा सर, बोलो भैया, बताओ कौन पहले फूटेगा? बताओ पहले कौन फूटेगा? अरे बोलो भाई, पहले कौन फूटेगा? बोलना पड़ेगा, शर्मा मत। मैं बताता हूं, ब्लू रेड कलर के बलून की प्रॉपर्टी क्या है? वो क्या करेगा? रेड को एब्जॉर्ब कर लेगी या रिफ्लेक्ट कर देगी? वो रेड को रिफ्लेक्ट कर देगी। और ब्लू क्या करेगा? एब्जॉर्ब। बोलो क्यों? क्योंकि वो तो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी रिफ्लेक्ट करता है, तो रेड को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें एनर्जी आ जाएगी, तो वो पहले फूट जाएगा। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, पहले फूट जाएगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। रेड लेजर ब्लू वाला क्यों? क्योंकि वो रेड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, तो फूट जाए। अरे हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्यों दिखते हैं हमें क्लियर है, ये रिफ्लेक्ट होकर दिख सकते हैं, या कुछ टेम्परेचर की वजह से, रेडिएशन की वजह से दिख सकते हैं। हालांकि वो कम आता है। बलून वाला अपन ने एक सवाल कर लिया। अच्छा, अब मैं एक चीज छोटी सी बताता हूं बिफोर गोइंग अहेड। तुम्हारे आसपास कभी जहां भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो, आसपास एक थोड़ा सा ग्लास होगा खिड़की का, है हाँ है। उसमें ध्यान से देखो, उसमें ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो थोड़ी सी खुद की इमेज नजर आएगी तुमको, और थोड़ा सा बाहर का नजर आएगा। हाँ, जैसे पानी में भी होता है, खुद का भी प्रतिबिंब, मतलब थोड़ी सी इमेज नजर आती है, और नीचे का भी नजर आता है। यानी कि नीचे से भी हमारी आंख में एनर्जी गिर रही है और खुद की इमेज नजर आ रही है, मतलब हमारी रेट टकराकर भी हमारी आंख पे दोबारा आ रही है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल समझदारी से कह रहे हो। देखो देखो ध्यान से, यानी कि सिर्फ रुक जाओ एक मिनट। होता क्या है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, ऐसे गिरी, तो उसके प्रैक्टिकली उस सरफेस से दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अंदर आ जाता है, एक बाहर आ जाता है। ये रिफ्लेक्ट होकर जो आता है वही आपको कांच से आपको खुद की इमेज दिखाई देगी ना, खुद से। या पानी में आप देखो, थोड़ा सा पानी हो तो मछली भी नजर आती है। अरे हाँ, और खुद की भी नजर आती है। अरे हाँ, यानी जब भी किसी सरफेस पर लाइट गिरती है, जब भी किसी सरफेस पर लाइट गिरती है, ओ माय गॉड, जब भी किसी सरफेस पर लाइट गिरती है, सरफेस में दो मीडियम का सेपरेशन। जैसे मान लेते हैं एयर और लिक्विड, ऐसा समझो। लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, वाटर या कुछ भी, ऐसे। तो आप समझो जब इंसिडेंट लाइट गिरती है तो दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो जो अंदर आ जाता है, एक हिस्सा वो जो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओ असलियत में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ओ माय गॉड, वेव से लाइट, लाइट से ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक into the same medium, into the same medium. When light reflects back into the same medium, this phenomenon is known as reflection. Or reflection is what? When light enters into another medium is known as reflection, refraction. ये बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे भाई। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही। अब मानो कि जो इंसिडेंट लाइट गिर रही है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है। हाँ, कुछ वेव की बात याद कर रहा हूँ। यानी मोटी रस्सी पर याद करो, कभी
पढ़ा है थोड़ा बहुत। अगर मोटी रस्सी पर वेव चलाए तो मोटी रस्सी और पतली रस्सी में क्या चीज सेम रहती थी? ये भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम का वेव में जाना ही था। हाँ, याद करो फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ, पर क्या अलग हो जाता था? वेवलेंथ और वेलोसिटी सेम यहाँ होता है। जब एक इंसिडेंट रे एक मीडियम में गिरती थी वी एफ लैम्डा, जो रिफ्लेक्ट होकर आ गई, उसके मीडियम में कोई फर्क नहीं आया। हाँ सर, उसके मीडियम में कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल सही बात सर। तो वी एफ लैम्डा ओ हो क्यों? क्योंकि मीडियम वेलोसिटी ऑफ वेव क्या मीडियम पर डिपेंड करती है? हाँ, तो मीडियम चेंज हो गया तो वी रहेगा सेम। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाली नहीं है, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसकी ना तो वेलोसिटी में चेंज आता है, ना फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ना वेवलेंथ में चेंज आता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। पर जो वेव दूसरे मीडियम में चली जाती है उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, तो वी डैश बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है और लैम्डा भी बदल जाता है। कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, क्या होगा, ये अपन रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। पर याद रखें कि जब भी कोई लाइट गिरती है किसी मीडियम में तो उसके दो फिनोमेना हो सकते हैं एक साथ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, पर अगर ये अंदर चली जाए मीडियम में जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं तो बदलाव आता है। किसमें तब बदलाव आता है? वेलोसिटी में। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, तो वो चेंज नहीं होगी। और अगर वी में चेंज आ गया तो लैम्डा में चेंज आना कंपलसरी है। हाँ सर, ये बात याद रखनी। और अभी हम कौन सा फिनोमेना पढ़ रहे हैं? कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? रिफ्लेक्शन। कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? रिफ्लेक्शन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओहो, चालू हुई भी, ओ मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका वो हिस्सा दिखाई देता है, वो लाइट का वो हिस्सा जिसे पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके दो चैप्टर, टोटल ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, टोटल ऑप्टिक्स के दो हिस्से, प्लेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओहो, करेक्ट लगा है? किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले पता नहीं कि इसका आउटकम क्या लेंगे, हम ये कहां से आया और कहां तक जाएगा। ये रूपरेखा पहले से पता हो तो आपके लिए उसको पढ़ पाना, समझ पाना आपके लिए आसान होगा। अनजान रास्ते पे दौड़ जाना समझदारी नहीं है। पहले सोचे क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, वारे भाई, ठीक, ये समझ रिफ्लेक्शन की तरफ घुसते आ जाओ। तो जब रिफ्लेक्शन की तरफ आगे ये समझ आ गया। रिफ्लेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन मीडियम, ये बात समझ गए। ओहो, आ जाओ रिफ्लेक्शन। ओहो, छोटे वाले से पहला हिस्सा कौन? रिफ्लेक्शन में ये बहुत मुश्किल दो तीन हिस्से, इसके दो हिस्से मेजरली कौन सा? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सुना होगा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन मतलब अगर मैं देखो मिरर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, हर समय अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है तो हम एक ही को क्यों पढ़ते हैं जनरली? जो 95% से ज्यादा डोमिनेट करता है, जैसे मान लीजिए 100 एनर्जी गिरी और 99% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्शन। और 99% रिफ्लेक्ट हो जाए, बहुत कम सवाल है इसमें दोनों की बात होगी, पर हो सकती है, ये समझने की बात है। यहाँ पे देखा हो तो मिरर के पीछे देखा है? हाँ सर, तो मिरर के पीछे देखो केमिकल लगा होता है, सिल्वर कलर का, आजकल ऑरेंज कलर का भी लग गया होगा। तो मतलब एक केमिकल होता है बेसिकली, वो इंश्योर करता है कि जितनी भी लाइट उसमें गिरेगी उसका मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देगी। और हाँ, तो सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। ठीक है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं, आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, फिर से मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सर, सुंदर भाई, अच्छा देखो। मान लो मैं जनरल बना, मान लो कोई भी ऐसा सरफेस है, जनरल कोई सरफेस है, इसको अपन ने सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। तो कैसी भी टेक्नोलॉजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डायग्राम बना प्लेन का, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इस पे लाइट रे गिरे, जो लाइट रे गिरती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जिस जगह वो गिरे वहां पे एक नॉर्मल बना लो। क्या बना लो? नॉर्मल। क्या नॉर्मल बनाना आता है आपको? हाँ सर, नॉर्मल टेंजेंट डालें उस जगह पर और परपेंडिकुलर बना लें, उसे नॉर्मल। जो ये गिरती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये आप 10th में पढ़ चुके हो, रिवाइज करा रहा हूँ। उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसका ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, जो रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये जो एंगल बनाएगी इसे बोलेंगे आई। नॉर्मल से ये जो एंगल बनाएगी कहलाएगा आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों कहां से आता है? आई एंड आर फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर? जहां पर ये गिर रही है। तो लॉ क्या कहता है? डायरेक्ट सुनो, अच्छे से ध्यान सुनो। लॉ कहता है कि लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट, कोई फालतू डेफिनेशन नहीं कर रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है लॉ का एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लॉ है। ऑल्दो इसका प्रूफ अपन वेव ऑप्टिक्स में निकाल लेंगे। लॉ है वैसे तो, पर इसका प्रूफ अपन वेव ऑप्टिक्स में निकाल लेंगे। बताऊंगा तुम्हें प्रूफ करके एंगल आई बराबर एंगल आर। किसमें? वेव ऑप्टिक्स में, हाइड्रोजन प्रिंसिपल की मदद से। अच्छा, एंगल आई बराबर एंगल आर भी याद रखना है। एंगल आई इज एंगल, इसको अगर अभी किताबें में लिख देंगे, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इक्वल टू एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ओके सर, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो पेन को देना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? देखो भाई, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। हालांकि अंडरस्टूड सा लगता है, पर ये लॉ है, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे आना बोलो भाई, मैं बताओ, अभी मैं आपको बताता हूं। ऐसे समझो कि अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, समझो ये नॉर्मल है, ये ऐसे समझो इंसिडेंट रे आई, ठीक। अब समझो ये एंगल मान लो 30, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, समझो। और समझो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अब समझो कि ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, हां बिल्कुल सही, ये रिफ्लेक्टेड है, काला वाला। सोच में 30 डिग्री ऐसे तो नॉर्मल से ये नहीं हो सकता। तो ये बॉडी कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। अरे हां सर, एक बार और सुनना, ध्यान समझ, देखो ध्यान से। मान लो कि अपना इंसिडेंट रे, अरे हां, ये अपनी नॉर्मल और ये अपना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब ये अगर मैं ध्यान दूं तो ऐसा दूंगा इनको, तो एंगल आई बराबर एंगल आर तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं। मैंने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों लाइनें एक ही प्लेन में होनी, वरना अगर ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नॉर्मल कैसे हो सकता है? और हां सर, तो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। हालांकि हमें पढ़ते वक्त अंडरस्टूड लगता है, और ये स्टेटमेंट काम की बात है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और हाँ सर, क्या मैं पहले ही पढ़ा होगा? जैसे मुझे लॉ ऑफ रिलेशन याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। क्या ये लॉ सिर्फ प्लेन के लिए वैलिड है? नहीं, ये सभी तरीके की सरफेसेस के लिए वैलिड है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, उठा लो और याद होना चाहिए। इसका प्रूफ मास्टर बताएगा वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है सर, बात तो समझ आई सर? अच्छा लग रहा है सर?
स्टेटमेंट लॉ के एंगल आई बराबर एंगल आर। मैं बिफोर एंटरिंग टू प्लेन मिरर मैं आपको इस लॉ से बेस्ड थोड़ी सी बेसिक मैथ्स मिलाकर कुछ सवाल कराता हूं तो अच्छे हो जाते हैं अपने आप, है ना? वो समझें और करने का प्रयास करें। ये लॉ पे बेस्ड है प्लेन मिरर घुसने से पहले। हालांकि रिफ्लेक्शन का पहले से कौन है? प्लेन मिरर, जो हम 3 लेक्चर पढ़ेंगे। ओ हां प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो बहुत है उसमें, फिर हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हो गया भाई, हो गया एंगल यार, इसे तुमने पढ़ लिया, हो गया, मजा आ गया। ये कहानी पूरी क्लियर है? पीछे तो हां बोलो क्लियर है? हां बिल्कुल सेम प्लेन हो गया। सवाल करते हैं। आर यू रेडी टू सर्कल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम जानते हैं बेसिक सर्कल की इक्वेशन है। पॉलिश फ्रॉम साइड एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। ऐसे देखो, ऐसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, पूरा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर रेडियस आर होगी। इसमें क्या आई हॉरिजॉन्टल बोला और ये अंदर की पूरी सरफेस ना सिल्वर कर दी थी। आपको बोला गया कि वो एक जगह टकराई मेरे अपने स्फेरिकल मिरर पर, इसे मैं छोड़ दूं क्योंकि वही सरफेस है जो सिल्वर कर दी गई, जो रिफ्लेक्टिंग। एक हॉरिजॉन्टल आई जो उसमें टकराई और टकरा के वर्टिकल हो गई। आपसे पूछा गया x, y क्या है? आपसे पूछा गया x, y क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आर कर सकते हो तुम लोग। चलो मैं बताता हूं इसके अगला थोड़ा इससे अच्छा है तो तुम करोगे। ये मैं बताऊं इसके अगला थोड़ा सा इससे अच्छा, बहुत थोड़ा सा, तो तुम क्या करोगे? ध्यान से सुनो इसमें। अच्छा x, y एक बार बताओ, तुम्हें एक बात बताऊं, अगर किसी भी सर्कल में नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, किसी भी सर्कल में अगर नॉर्मल डालना हो तो क्या उस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर दो, क्या ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा? लाइन जॉइनिंग फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर इज अ नॉर्मल। हां सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, सोलियाना सच है। ठीक है तो लो भाई अपने काम करते हैं, ऐसे नॉर्मल डालते हैं। ओह अगर ये नॉर्मल है और सोचो रे ऐसे जाके हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई, अरे हां सर, तो लॉजिकली सोचो और एंगल आई बराबर एंगल आर है तो भाई ये एंगल 45 होना पड़ेगा और ये भी 45 होना पड़ेगा। हां सर बिल्कुल होना पड़ेगा, बिल्कुल सोलियाना सच बात। हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब क्या करें? बस कुछ नहीं। अब तो ये 45 हो गया तो ये भी 45। अब क्या था? ये कितना r, तो एक्स कोऑर्डिनेट पीछे कितना हुआ r/√2, ये भी कितना हुआ r/√2, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया r/√2 माइनस r/√2, r/√2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। हाँ सर सही सा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मजेदार लग रहा है। हाँ ओके गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है सर। ऐसी एक हालांकि नीचे भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, सवाल वगैरह पढ़े तो इस कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू जाएगी? ऐसे ऊपर दिखा रखा है तो वो लिखना चाहिए, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस r/√2 माइनस r/2, तो ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सर आया तो सही। अब ऐसे थोड़ी सी हल्की सी बेसिक्स मिला ली, पर एंगल आई बराबर एंगल आर के सवाल करें इसमें से कौन सी खास बात? हाँ सर एक और तो दिखा दो सवाल कराऊंगा इस पे और बिल्कुल ऐसा कैसे एक और कराऊं, वैसा क्वेश्चन वो आप खुद करें, थोड़ी सी ध्यान लगाना है, एक और थोड़ा सा अच्छा कराऊंगा। वो याद किया क्या? अरे सोच लो, समझ तो आया, सॉल्यूशन भी समझ आया, अच्छा लगा सर। हाँ हो गया समझ आ गया, हो गया। हाँ बोलिए यार। अच्छा एक और वही सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट एक्स माइनस द पॉइंट एट व्हिच द इंसिडेंट रे शुड फॉल सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स बाय 180 डिग्री। ऐसे डेविएट्स बाय 180 डिग्री मतलब ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम गई तो 120 डिग्री ये। अच्छा डेविएट्स मतलब ऐसे जा रही थी 120 डिग्री घूम गई। डेविएशन वाला समझते हो? लाइक एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे बट फिर भी सब डेविएशन तो समझते हैं। ऐसे जा रही थी 120 डिग्री घूम गई, 120 डिग्री घूम गई। क्या बात समझ में आई? अब बताओ आंसर एक्स कॉमा वाई का कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, बोलो भाई। अरे सोच लो। हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, ट्राई करते हैं सर, करो करके बताओ। अरे हाँ अरे बोलो भाई। हाँ तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे नॉर्मल डालो, ये टोटल एंगल 60 है, ये 30 है, अरे हाँ ये 30 है, अरे हाँ ये r, अरे हाँ ये r cos 30 √3 r/2 r/2, so coordinate is minus √3 r/2, r/2। ऐसा नीचे भी कर सकते हो, ठीक है बात समझ आ गई। अरे हाँ इसमें मतलब लॉ की तरह से जरा सा बताओ, बच्चे एंगल आई बराबर, बाकी आपकी बेसिक ज्योमेट्री ठीक होनी चाहिए, तब तो चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अरे हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या चल लिया है? अरे सोच लो, बिल्कुल लिया है सर, पिस्टल लिया है, बोलो पक्का। थोड़ा सा अच्छा करता हूं, देख कर ला थोड़ा अच्छा ट्राई करना, लेकिन बताऊं सही देता हूं आपको भी पहले। तो ये सवाल हो गया, ऐसे किसी भी एंगल में पूछे क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हां सर बिल्कुल कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं। इसमें कौन सी समस्या वाली बात है? चलो भाई आगे चलो, फिर बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो रे भाई बार भैया हो गया सब आ गया। अब मैं तो कह रहा हूं आपका जो मिरर है उस स्फेरिकल नहीं पैराबोला है, ये रहा पैराबोला इज x = y स्क्वायर। और ये हां अब उस पे ये पूरी सरफेस का रेआई हॉरिजॉन्टल टकरा के गई ऊपर, रेआई हॉरिजॉन्टल टकरा के गई ऊपर, बताओ x कॉमा y। ये सर्कल जैसा आसान नहीं है, क्यों? कोई सर्कल को डायरेक्ट पता था नॉर्मल कैसे आ जाता है, सेंटर से ज्वाइन करके, है ना? हिंट क्या है? यूज स्लोप dy/dx। हिंट ये अब कर सकते हो, हिंट ये है यूज स्लोप dy/dx। करो कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अब अपना मेरा पैराबोला टाइप है। अच्छा हां सर हां बताओ, उसमें रेआई हॉरिजॉन्टल टकरा के गई वर्टिकल। हां सर बताओ x कॉमा y क्या होगा? बताओ x कॉमा y क्या होगा? मैं बता दो, मैं लाल में पीले में नीले, बोलो भाई। अरे हाँ अरे बोलना तो पड़ेगा, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। बात तो सर आपकी सही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बोलो अरे बोलो। हाँ हो गया क्या? अरे हो गया क्या? चलो जिस जगह रही है उस जगह अगर अपन एक टेंजेंट बनाए, हाँ सर जानते हैं उसका ये एंगल क्या tan थीटा बेसिकली स्लोप है। अरे हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक आप समझे। अगर ये रे ऐसे गई है तो नॉर्मल ऐसे होगा इस जगह, इसमें कोई शक नहीं। और इस एंगल को 45 होना पड़ेगा, इसको भी 45 होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर। ओहो तो थीटा भी 45, क्योंकि ये भी 45। अरे हाँ सर मतलब सर स्लोप 10 45 45 10 वैल्यू 1, यानी कि स्लोप 1, यानी कि dy/dx की वैल्यू 1। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सुनो dy/dx इस इक्वेशन से लाओ x = y स्क्वायर, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आया 1 x का डिफरेंशिएशन 1, y का 2y dy by dx। और ये हाँ सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो डिफरेंशिएशन हो गया 2y का 2y और इसके रिस्पेक्ट में x रिस्पेक्ट में dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू 1 by 2y, यानी कि 1 इक्वल टू 1 by 2y, यानी कि y की वैल्यू हाफ। ओ माय गॉड, आ गया आंसर, y की वैल्यू हाफ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, y की वैल्यू आई हाफ। हां बिल्कुल सही, y की वैल्यू आई हाफ, y की वैल्यू आ गई हाफ। तो रख दो यहां पे, कितना आया 1/4, तो कोऑर्डिनेट क्या आया 1/4, 1/2, 1/4, 1/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। हो गया, थोड़ी सी मैथ्स बेसिक स्लोप और एंगल हाइड्रा वाइडा, अच्छे सवाल शानदार हो गए। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हां बिल्कुल सही चल रहा है, मजा आया। बोलो क्लियर? तो अगले सवाल है, क्या कर लेंगे भाई, बाबा ये वो हां सही लग रहा है, सही से जा रहा है सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, जोरदार, मजेदार, पक्का? समझ आई है? अच्छे देखो, समझ आया कि नहीं आया? हां सर आया, बिल्कुल अच्छे से आया, पक्का? आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। हां सर, तो इस रिफ्लेक्शन का सबसे पहला और अच्छा केस क्या है, इसका आंसर देखें एक बार। आंसर से रोक लो, आ गया 45 आ गया। ओहो 1/4, 1/2, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चल ओहो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ओहो एक और प्लेन मिरर पढ़ेंगे। लो आ जाओ, प्लेन मिरर। मेरे साथ टाइम हो गया है। प्लेन मिरर सबसे पहली हेडिंग, 3 लेक्चर इसमें करीब लगेंगे पर जोरदार शानदार पढ़ो। प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन का सबसे पहला केस, प्लेन मिरर और इसके बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इमेज कैसे बनती है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर क्या होती है। अच्छा ओके, कैसे इमेज बनती है मल्टीपल मिरर, वो तो बहुत अच्छी बताऊंगा। कितना मिरर चाहिए कि अपन अपनी पूरी इमेज देख पाए, थोड़ा सा मिरर देखा तो क्या क्या दिखाई देगा, सलून वाले क्या इनफाइनाइट इमेजेस क्यों दिखती हैं, बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी करेंगे अपन। क्या बात है, आज का लेकर सोचो, सिर्फ प्लेन मिरर तक की हेडिंग डालने तक समय लग गया। फिर से एक बार फील कर ले फटाफट, आज ही छोड़ रहा हूं बस, फिर से आज फील कर ले। वेव एनर्जी कैरी करती है, तो इससे मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका पूरा स्पेक्ट्रम में से वो इसका जो दिखाई देता है उसे लाइट, ऑप्टिक्स इज बेसिकली ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है हमें पता है, लाइट इज अ पार्ट ऑफ रेडिएशन व्हिच इज विजिबल टू अस। उस लाइट ऑप्टिक्स की स्टडी की दो इससे जनरल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जनरल ऑप्टिक्स तब जब डायमेंशन काफी बड़े हो, वेव ऑप्टिक्स तब डायमेंशन कंपेरेबल टू वेव ऑफ लाइट हो, तो लाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। नॉर्मल लाइट में जनरल ऑप्टिक्स होती है, जनरल ऑप्टिक्स अंडर ले आए, ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, ये वो क्या कहानी आज की पूरी समझ आई है? हां सर, तो अगले टर्म पे अपन चालू करेंगे प्लेन मिरर से। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, तो भैया जो जुनून बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और